विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर राकेश टिकैत की बोलती बंद हो गई और खुद को जाट सम्राट मानकर चल रहे जयंत चौधरी सदमे में हैं। वजह यह है कि जाट मुस्लिम बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस गठजोड़ का ख्याली पुलाव अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और राकेश टिकैत पका रहे थे, वह पुलाव पका ही नहीं और बुलडोजर बाबा को रोकने में वे नाकामयाब साबित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 3.5 दशक से ज्यादा वक्त बाद सूबे में कोई मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में आ रहा है। अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा गठबंधन ने पूरा जोर तो लगाया, लेकिन बीजेपी को रोक ना सके। यूपी के नतीजे बताते हैं कि किसान आंदोलन और राकेश टिकैत जैसे नेता बीजेपी का खुला विरोध करने के बावजूद जमीन पर बेअसर साबित हुए। पश्चिमी यूपी की 22 जाट बहुल सीटों में से 16 पर बीजेपी का कमल खिला। किसान आंदोलन और बाद में सपा रालोद गठबंधन को लेकर कहा जा रहा था कि इससे पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम फिर एक साथ आ रहे हैं, जो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एक दूसरे से दूर हो गए थे। हालांकि जमीन पर ऐसा नहीं दिखा। सपा रालोद का गठबंधन भी बीजेपी को कुछ खास नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा। जयंत चौधरी की सीटें कुछ जरूर बढ़ी। 2017 में आरएलडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। राकेश टिकैत निर्णायक रूप से कुछ बोलने की सूरत में नहीं दिखे। उनके पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था कि आखिर किसानों के दबदबे वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त कैसे मिल गई, खासकर तब जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर चुनाव लड़ा है। अगर जाटलैंड में किसानों और जाटों ने जाट नेता होने का दंभ भरने वाले जयंत चौधरी को भी नकार दिया, तो फिर किसान आंदोलन बिल्कुल बेअसर ही रहा। 96 मुस्लिम बहुल सीटों में से 55 पर बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब रही। दरअसल मुस्लिम समुदाय के बारे में माना जाता है कि ये परंपरागत रूप से बीजेपी के विरोध में वोट करते हैं। बसपा और कुछ सीटों पर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में थी, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों को लुभाने में ये दोनों ही दल नाकाम हुए। मुस्लिम वोटरों का एकमुश्त वोट सपा गठबंधन के खाते में गया। इससे बीजेपी को हिंदू वोटों को अपने पक्ष में काउंटर पोलराइज करने में मदद मिलती दिख रही है। अयोध्या में राम मंदिर को भी भुनाने में बीजेपी कामयाब हुई। यूपी की दलित बहुल 190 सीटों में से 122 पर बीजेपी को बढ़त है। इसी तरह जाटो मुस्लिम बहुल 75 सीटों में से 44 पर बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब रही। कुर्मी बहुल 19 में से 14 बीजेपी के खाते में रही। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी के स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह उत्तराखंड के हरक सिंह रावत को इस बात का गुमान था कि वे किसी की सरकार बना और बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि जब बीजेपी में उनकी मनमानी चली नहीं, तो वे चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। हरक सिंह रावत बीजेपी से अपनी बहू अनुकृति गोसाई के साथ 2 चंपुओं के लिए भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी बातें नहीं मानी और उन्हें सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को ही टिकट नहीं दिया, बल्कि बदले में उनकी बहू अनुकृति देसाई को कोट द्वार से टिकट दिया। हरक सिंह रावत ने अपने सारे गेड़े अपनी बहू को चुनाव जिताने के लिए खोल दिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उत्तराखंड में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत तो मिली ही, साथ ही हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई चुनाव हार गई। अनुकृति को बीजेपी के दिलीप सिंह रावत ने हराया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई के मैदान में होने से सबकी निगाहें इस सीट पर लगी थी। अनुकृति के टिकट के चक्कर में हरक सिंह रावत को भाजपा से विदा होना पड़ा था। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई इस बार लैंसडाउन से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। हरक सिंह रावत पर बहू को जीत दिलवाने के साथ साथ कांग्रेस को बहुमत दिलाने का दायित्व भी है। अनुकृति के टिकट की घोषणा के साथ ही उनका विरोध शुरू हो गया था। स्थानीय कांग्रेसियों ने अनुकृति को टिकट देने के विरोध में कोटद्वार से लेकर राजधानी में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय तक में प्रदर्शन किया था। वो स्थानीय नेताओं को ही टिकट देने की मांग कर रहे थे। दरअसल चुनाव से कुछ दिन पहले ही अनुकृति हरक के साथ कांग्रेस में शामिल हुई थी। शुरू से ही सियासी गलियारों में चर्चा रही कि हरक भाजपा से अनुकृति के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने के कारण उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यहां से वो अनुकृति को टिकट दिलाने में कामयाब भी हो गए, लेकिन अनुकृति भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह रावत से पिछड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेताओं को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने इन दल बदलू नेताओं को उनके मैदान में ही मात दी। योगी सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा और बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी को करारी मात खानी पड़ी। इतना ही नहीं, बसपा छोड़कर सपा में आने वाले कई दिग्गज भी विधानसभा नहीं पहुंच सके। यूपी के सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर में बीजेपी के मुकेश चौधरी ने धर्म सिंह सैनी को हरा दिया।
नकुड़ सीट पर बीजेपी को 1,03,771 वोट मिले, जबकि सपा को 1,03,616 वोट मिले हैं। इस तरह से बहुत मामूली वोटों से धर्म सिंह सैनी को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि सैनी कई चरणों की मतगणना तक लगातार बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन आखिर में धर्म सिंह सैनी को नकुड़ सीट पर बाजी हारनी पड़ी। ओबीसी समुदाय के कद्दावर नेता प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा के हाथों करारी मात खानी पड़ी। स्वामी प्रसाद इस बार अपनी परंपरागत सीट पर रौना छोड़कर फाजिल नगर सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन पार्टी और सीट बदलना काम नहीं आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी हार स्वीकारते हुए कहा कि चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। भाजपा के बागी भगवती प्रसाद सपा के टिकट पर घाटमपुर से चुनाव लड़ रहे थे। यहां से भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के सरोज ने जीत दर्ज की है। दोनों के बीच का अंतर 14,474 रहा। भाजपा से सपा में गए ब्रजेश कुमार प्रजापति को हार का सामना करना पड़ा। तिंदवारी विधानसभा सीट से उन्हें भाजपा के रमेश निषाद ने शिकस्त दी। रमेश ने ब्रजेश को 28,425 वोटों से हरा दिया। इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रोशन लाल वर्मा तिलहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। यहां भाजपा की सलोना कुशवाहा ने जीत दर्ज की। दोनों के बीच का अंतर 13,277 का रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। किनारे बैठकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की नौटंकी देख रहे G23 के नेता नतीजों के बाद तेजी से सक्रिय हो गए और फिर काफी मुखरता से अपना सवाल उछाड़ने लगे और पार्टी के नेतृत्व पर सवाल दागने लगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेतृत्व के गलत फैसलों की वजह से कांग्रेस ने पंजाब की गद्दी गंवा दी। इतना ही नहीं, प्रियंका वाड्रा की वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ 2 विधायकों तक समेट कर रह गई। ऐसे में सवाल तो गांधी वाड्रा परिवार पर उड़ने ही थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सीधे सीधे पार्टी नेतृत्व पर सवाल दागा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अपनी किस्मत को फिर से जीवित करना चाहती है तो पार्टी बदलाव से बच नहीं सकती। उनका यह ट्वीट चुनाव नतीजों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार जाने के बाद आया है। बदलाव की बात और नेतृत्व को दोष देने की आवाजें पहले भी पार्टी के भीतर और बाहर मुखर हुई थी। शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा कि हम सभी जो कांग्रेस में विश्वास करते हैं, हाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम से आहत हैं। यह भारत के उस विचार की पुष्टि करने का समय है जिसके लिए कांग्रेस खड़ी है और वह देश को पॉजिटिव एजेंडा देती है। हमारे संगठनात्मक नेतृत्व में सुधार करने के लिए इस तरह से जो उन विचारों को पुनर्जीवित करेगा और लोगों को प्रेरित करेगा। एक बात स्पष्ट है, यदि हमें सफल होने की आवश्यकता है तो परिवर्तन अपरिहार्य है। जयवीर शेरगिल ने भी इसी तरह का एक पोस्ट किया था कि नुकसान तो एक नुकसान है, इसके लिए कोई सफाई नहीं। अब ऐसे बयान की वोट शेयर या छोटे अंतर से हारे आदि जैसे संवाद न कहें। विनम्रता के साथ फैसले को स्वीकार करना होगा और बिना किसी अगर मगर के विफलता स्वीकार करनी पड़ेगी। यही सुधार के लिए पहला कदम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार, जिन्होंने हाल ही में 46 वर्षों के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी, ने चुनाव नतीजों को हिसाब किताब का क्षण कहा है। उन्होंने इस नतीजों को कांग्रेस का अंतिम खेल बताया है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से गोवा तक के राज्य चुनावों में शर्मनाक हार मिली है, तो पंजाब में भी हार गई। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी इन चुनाव परिणामों से सीख लेगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि विनम्रता से लोगों के फैसलों को स्वीकार करें। जनादेश जीतने वालों को शुभकामनाएं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद। हम इससे सीखेंगे और भारत के लोगों के हितों के लिए काम करते रहेंगे। वहीं प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट्स में कहा कि पार्टी हमारी मेहनत को वोटों में बदलने में असमर्थ रही है। लोकतंत्र में जनता का वोट सर्वोपरि है। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कड़ी मेहनत की, संगठन बनाया, लोगों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन हम अपनी मेहनत को वोट में नहीं बदल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस की हार की कहानी तो तभी लिख दी गई थी जब नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों कांग्रेस आलाकमान खिलौना बन गया था और पहले सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा ले लिया और फिर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया। फिर क्या, बेलगाम घोड़े की तरह उछल कूद मचाते हुए सिद्धू ने कांग्रेस को रौंदना शुरू कर दिया। ऐसा कोई दिन नहीं बीता होगा जब सिद्धू ने किसी न किसी कांग्रेसी नेता के खिलाफ बयान न दिया हो। नकारात्मक राजनीति के साथ खुद को सबसे लोकप्रिय और काबिल नेता साबित करने के चक्कर में सिद्धू अपने साथ पूरी कांग्रेस को ले डूबे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कांग्रेस में जारी घमासान खत्म होने वाला नहीं है। नतीजे आने के बाद सिद्धू से नाराज बैठे नेताओं ने मोर्चा खोल दिया तो पलटकर सिद्धू भी उन पर हमले करने लगे।
माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पंजाब में जारी इस कलह कथा का पटाक्षेप नहीं करती है तो जल्द ही पार्टी टूट जाएगी। चुनावी नतीजों के बाद सिद्धू ने एक बार फिर से इशारों में चरणजीत सिंह चन्नी पर तंज कसा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि जो लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, देखो वो सभी मुख्यमंत्री रह चुके लोग अब खुद ही नीचे हो गए हैं और कुएं में गिर गए। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो पंजाब की जनता को बधाई देते हैं कि उन्होंने रिवायती राजनीति और पार्टियों को छोड़कर पंजाब में एक नए ऑप्शन को चुना। पंजाब की राजनीति बदलाव की थी और पंजाब के लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने बढ़िया निर्णय लिया। पंजाब के 3 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों ने सिद्धू को बेलगाम घोड़ा बताया था। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने कांग्रेस का पॉलिटिकली मर्डर कर दिया है और कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बहुत पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी की सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करने पर सिद्धू को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के डीएनए में कांग्रेस है ही नहीं, उन्हें कांग्रेस का कल्चर नहीं पता। जब उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कामकाज और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, तभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उन्हें कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए था। कांग्रेस को बीजेपी से सीख लेनी चाहिए कि वो बाहर से दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आने वालों को मंत्री, विधायक या सांसद तो भले ही बना दे, लेकिन संगठन में पुराने बीजेपी नेताओं की जगह नहीं देती है। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने तो नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर पूरी थाली ही परोस दी और उन्होंने अपनी बयानबाजी से कांग्रेस का पॉलिटिकली मर्डर कर दिया और कांग्रेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू एक बेलगाम घोड़े की तरह ही हैं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब की सत्ता केजरीवाल की पार्टी के हाथों में जाने के बाद देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा होते दिख रहा है। खालिस्तान कनेक्शन के आरोप आम आदमी पार्टी पर पहले भी लगे थे, लेकिन अब चुनावी जीत के बाद इस पर मुहर लगाते हुए एसजेएफ यानी सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक पत्र जारी कर दिया है। यह पत्र भगवंत मान को संबोधित है। इस चिट्ठी में पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत में खालिस्तान की फंडिंग का योगदान बताया गया है। साथ ही आप पार्टी को अपनी विचारधारा के लोगों का वोट वहां भी मिलना बताया गया है, जहां पार्टी ने प्रचार भी नहीं किया। पत्र में पंजाब की नई सरकार को खुद से मिलकर चलने की भी नसीहत दी गई है। लेटर पर 10 मार्च की तारीख पड़ी हुई है। गुरपतवंत पन्नू के हवाले से जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी को खालिस्तान समर्थकों का वोट और फंडिंग दोनों मिला है। यह फंडिंग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के सिखों ने दी है। आप पार्टी को मिली इस फंडिंग और समर्थन की वजह वो फर्जी लेटर है जो 10 मार्च से पहले वायरल हुआ था। इस पत्र में एसजेएफ द्वारा आप पार्टी को समर्थन देने की बात कही गई थी। इस पत्र में आप पार्टी को पंजाब को अलग खालिस्तान देश बनाने में आम आदमी पार्टी को उम्मीद के तौर पर बताया गया था। इसी के बाद इन्हें पंजाब के 70 उन ग्रामीण क्षेत्रों से भी वोट मिला है जहां इन्होंने प्रचार भी नहीं किया। पन्नू के पत्र के मुताबिक खालिस्तान समर्थकों के ये वोट आप पार्टी द्वारा उसी फर्जी लेटर के धोखे से लिए गए हैं। जब मैंने इस पत्र का खंडन किया तब 18 फरवरी को एक व्यक्ति का फोन आया जो खुद को राघव चड्ढा का प्रवक्ता बता रहा था। उसने सिख फॉर जस्टिस से वायरल फर्जी पत्र को सही बताने और बाद में चुनाव जीतने पर पंजाब विधानसभा में खालिस्तान जनमत संग्रह का ऑफर दिया था। इसी पत्र में आगे भगवंत मान को चेतावनी देते हुए लिखा गया कि खालिस्तान आंदोलन को रोकने की कोशिश में गोलियां चलवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह को साल 1995 में मौत के घाट उतार दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी खालिस्तान आंदोलन को रोकने की कोशिश की तो उनके राजनीतिक करियर को ही खत्म कर दिया गया। भगवंत मान अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों से कुछ सीखे। खालिस्तान सिखों के लिए एक जरूरी मुद्दा है। आप हमारी इस लड़ाई में पक्षकार मत बनिएगा, साथ ही खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह में सहयोग भी करिएगा। 11 मार्च को एसजेएफ ने एक प्रेस नोट जारी करके अपनी उन्हीं बातों को दोहराया जो उन्होंने भगवंत मान से कही थी। इस पत्र की होर्डिंग में है, खालिस्तान वोट और खालिस्तानी फंड ने आम आदमी पार्टी को पंजाब जीतने में सहायता की। साथ ही दूसरी लाइन में है कि पंजाब में सुचारू रूप से चलेगा खालिस्तान जनमत संग्रह। यह पत्र एसजेएफ के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू के हवाले से जारी हुआ है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी पर खालिस्तान का समर्थक होने का आरोप केजरीवाल के पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास ने भी लगाया था। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर आजाद खालिस्तान देश के पहले प्रधानमंत्री बनने तक की सोच रखने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को खालिस्तान के खिलाफ बयान देने की चुनौती भी दी थी। इन आरोपों के जवाब में केजरीवाल ने खुद को स्वीट आतंकी कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश के सियासी तौर पर सबसे बड़े सूबे में हुए विधानसभा चुनाव के लिए परिणाम आ गए। यूपी में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला और भाजपा गठबंधन 273 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन इस बीच कई बड़बोले नेताओं को उनकी औकात पता चल गई और उन्हें मालूम हो गया कि वो कितने पानी में हैं।
समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भले ही अपनी सीट जहूराबाद किसी तरह बचाने में कामयाब रहे हों, लेकिन अब चुनाव बाद वो भी जमीन पर आ गए हैं और अपनी जुबान संभाल कर बातें कर रहे हैं। पूरे चुनाव भर योगी और मोदी को पानी पी पी कर बेहद असभ्य भाषा में कोसने वाले राजभर के भाजपा को बहुमत मिलते ही सुर बदल गए हैं। अब चाहे ये सीएम योगी का खौफ हो या राजभर का दिखावा, लेकिन चुनाव बाद आए परिणामों पर राजभर ने अपनी जीत को जहूराबाद की जनता की जीत बताया और कहा कि हम जनता के लिए लड़ते रहेंगे। राजभर ने बेहद ही सभ्य भाषा में कहा कि वो यूपी के सभी 403 विधायकों में से एक ऐसे अकेले विधायक रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली विधायक निधि का पूरा पैसा खर्च किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने काम पर विश्वास करते हैं और जनता के बीच जो रहेगा, जनता की लड़ाई करेगा, जनता उसे पास आउट करेगी। वहीं बहुमत नहीं आने के सवाल पर राजभर ने कहा कि हर पार्टी और संगठन और मोर्चा प्रयास करता है कि हम सरकार बनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी। हम अपने विचार जनता के घर तक नहीं पहुंचा पाए थे। हम इसको लेकर फिर से अध्ययन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। सरकार बनाने में अभी तक असफल हैं। चुनाव से पहले राजभर सीएम योगी पर 10 बजे के बाद चल सन्यासी मंदिर में कहकर हमला कर रहे थे। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सभी मानते हैं कि चुनाव से पहले जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो चुनाव के बाद खत्म हो जाते हैं। बहरहाल राजभर के कदम अब जमीन पर हैं और भाषा बेहद सभ्य। काश राजभर ये सब पहले भी करते और बेहतर और मर्यादित नेता की तरह पेश आते तो शायद जनता उन्हें और वोटों और सीटों के साथ नवाजती। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।